राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। हम लोग ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। उसमें हमने आईआर पढ़ लिया है, यूवी और विजिबल भी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट तो है ही है। और सबसे मज़े की बात यह है कि अभी तक हम लोग जैसे हमने जो देखा, अभी हमने आईआर पढ़ा, हमने उसमें सीखा कि फंक्शनल ग्रुप को कैसे डिटरमाइन करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से। फिर हमने देखा डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, और हमने देखा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को पहचानना सीखा। प्लस हमने कुछ जैसे कार्बोनिल ग्रुप होता है उसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इस तरीके की हमने चीज़ों को सीखा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग इनको कैसे फाइंड करते हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो जाए और प्रीवियस वीडियोस देखे और उसमें आप सीख जाएंगे। बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपिकल डाटाज होते हैं और उन वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उस कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड कितने हैं या नहीं है, कीटो ग्रुप है कि एल्डिहाइड है, मतलब जो भी ये सब चीज़ें। बट अब मज़े की बात इसमें ये है कि एनएमआर में हम लोग पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं कि कोई भी कंपाउंड है। एनएमआर में बेसिकली क्या होता है, एनएमआर इज यूज्ड टू डिटरमाइन the complete structure of compound ना। तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो ये एक स्टार पॉइंट करके दिमाग में ये छप जाना चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज़ कि हम किताब से पढ़ते हैं, मान लो, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम नोट्स बनाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स में मेंशन करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको हम अपने दिमाग में रखते हैं। बट जो वीडियोस मैं बता रही हूँ और इन वीडियोस में जो पॉइंट मैं बता रही हूँ वो तो आपके दिमाग में एकदम रटे होने चाहिए कि जब एनएमआर का नाम आए तो सबसे पहली बात तो यही पता होना चाहिए कि एनएमआर में हम कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड डिटरमाइन करते हैं। और कंप्लीट स्ट्रक्चर से मेरा मतलब क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं और कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। ये दोनों ही बातें हम लोग किस में समझ लेते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, ये आपकी एक जनरल इंट्रो वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो के बाद हम प्रोटॉन एनएमआर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो समझो कि एनएमआर स्पेक्ट्रा एक चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको बताया जा रहा है। अब मैंने लिखा क्या है, NMR, 3 लेटर्स मैंने लिखे हुए। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, इन तीनों का मतलब देखो, इसका N का मतलब है न्यूक्लियर, ये है मैग्नेटिक, ठीक है, और R मीन्स रेजोनेंस। ठीक है, अब आप इन 3 वर्ड्स को ध्यान से देखिए। न्यूक्लियर की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस इसमें इन्वॉल्व होगा। मैग्नेट की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं चार्जेस इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, और रेजोनेंस की बात हो रही है तो ऑब्वियसली रेजोनेंस भी इन्वॉल्व होगा, है ना। तो अब हम इसको समझते हैं कि एनएमआर एग्जैक्टली बताता क्या है, कहना क्या चाहता है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, रेजोनेंस जो मैंने बताया, रेजोनेंस का मतलब जैसे कि रेजोनेंस आपने पढ़ा ही हुआ है जीओसी में, बट यहाँ पे उसका मतलब रेजोनेंस का मतलब है कपलिंग से। जहाँ पे आपने रेजोनेंस लिखा था वहीं पे आप लोग ये पॉइंट मेंशन कर लीजिएगा, रेजोनेंस स्लैश कर लो चाहे ब्रैकेट में लिख लो कपलिंग। ठीक है, कपलिंग भी मेंशन करना। तो हम लोग कपलिंग वगैरह पढ़े हैं ना, नहीं तो प्रीवियस लेक्चर्स जाके देखिए। ठीक है, चलो, तो न्यूक्लियस की बात हो रही थी। सबसे पहले
तो न्यूक्लियस ही लिख लेते हैं। थोड़ा अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, अलग अलग लिख दूं, अब समझ आया। न्यूक्लियस, इसकी बात हो रही है। सबसे पहली चीज़, न्यूक्लियस NMR जो स्पेक्ट्रा है और न्यूक्लियस की बात हो रही है, तो हम क्या कहते हैं कि कौन सा न्यूक्लियस NMR एक्टिव है, कौन सा न्यूक्लियस NMR एक्टिव है और कौन सा न्यूक्लियस NMR क्या है, इनएक्टिव। हम लोग दो केस देखते हैं, ठीक है। पहला केस कि कौन सा न्यूक्लियस NMR एक्टिव है, कौन सा NMR इनएक्टिव है, ये हम देखते हैं। तो ऐसा न्यूक्लियस जो NMR एक्टिव होगा उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए कि चार्ज न्यूक्लियस पे क्या होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो ये हो गई कि न्यूक्लियस पे चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। न्यूक्लियस मस्ट हैव पॉजिटिव चार्ज। भाई न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ही तो होता है, तो इसमें याद करने जैसा क्या है, कुछ नहीं, सीधी सी बात है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए बस। उसके बाद कि न्यूक्लियर स्पिन जो होती है आई, न्यूक्लियर स्पिन लिख लीजिए। सेकंड बात, न्यूक्लियर स्पिन किसको बोलते हैं, आई को, ये ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। एक तो ये और दूसरी ये, दोनों याद रखिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे चैप्टर में आपको समझ में आएगा कि कहाँ ज़ीरो है कहाँ नहीं है क्या है, ठीक है। चलो अभी मैं बताती हूँ कि आई ज़ीरो नहीं है तो कितना है क्या है, अभी देखते हैं। फिलहाल NMR एक्टिव होने के लिए क्या, ये आपकी स्टार पॉइंट कंडीशन ये है कि न्यूक्लियर स्पिन आई जो होता है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद NMR इनएक्टिव में क्या है, इस पे भी न्यूक्लियर में इसमें पॉजिटिव है तो इसमें भी चार्ज तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव ही रहेगा, बट यहाँ पे आई जो है वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी न्यूक्लियस जिसका न्यूक्लियर स्पिन ज़ीरो है वो NMR इनएक्टिव, और जिसका न्यूक्लियर स्पिन ज़ीरो नहीं है वो NMR एक्टिव। अब ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, जैसे 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर स्पिन होती क्या है ना। क्योंकि देखो सबसे वर्ड लिखने के बाद, जैसे मैंने यहाँ ये वर्ड लिख दिया इस वीडियो में, तो आपके दिमाग में ये बैठा होना चाहिए कि न्यूक्लियर स्पिन क्या होती है। न्यूक्लियर स्पिन का मतलब ये है कि स्पिन मतलब न्यूक्लियस स्पिन कर रहा है, घूम रहा है, ऐसे 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 कर रहा है, कभी ऐसे कभी ऐसे ऐसे ऐसे, स्पिन मतलब घूमना होता है कुल मिला के। अब लेकिन इसकी जो वैल्यू बात हो रही है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको हम देखो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर न्यूक्लियस का मास 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। इफ़ लिख लो, इफ़ the mass of nucleus is completely divided by 4, तब I क्या आ जाएगा आपका 0। और यहाँ पे मेंशन करिए थर्ड पॉइंट कि if the mass of nucleus is not completely divided by 4, ठीक है, डन। समझ आ रहा है ना, इतना समझो। न्यूक्लियर स्पिन की बात हो गई। थोड़ा सा देखें किसका न्यूक्लियाई 4 से डिवाइड हो रहा है किसका नहीं हो रहा है, देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं हम लोग, जैसे मैंने लिखा 1H, ठीक, 1H। अब मैं इसका मास क्या होगा, 1 होगा, 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है 0 पॉइंट समथिंग 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 आएगा, मतलब कोई वैल्यू आ रही है ना। जब कोई वैल्यू आ रही है इसका मतलब क्या है कि ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका आई जो है 0 तो नहीं आ रहा है। समझ में आ गया भाई, इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 0.25, विच इज़ नॉट ज़ीरो, ज़ीरो तो नहीं है, कोई ना कोई वैल्यू तो है, तो आई 0 के बराबर नहीं हुआ, सब ठीक। उसके बाद हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है ड्यूटीरियम, है ना, ड्यूटीरियम।
यहाँ पे देखिए 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या, 0.5 आएगा। ये भी कुछ कोई ना कोई वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, मतलब ये I0 नहीं है। अब चलो कार्बन पे बात करते हैं। कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, 12 और 13, ठीक है। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ा 12, कम्प्लीटली डिवाइड हुआ है, कोई पॉइंट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मतलब क्या है, इसकी I की वैल्यू जो हो गई वो 0 हो गई, ठीक है। यहाँ पे I की वैल्यू 0। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं, 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3.25 करके देख लेना, 3.25। मतलब ये 0, देखो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है ना। देखो मैं कहना क्या चाहती हूँ, जैसे मैंने डिवाइड करना है 13 को, तो 4 3 ज़ा 12, बच्चों की तरह करें डिवीज़न। देखो 4 3 ज़ा 12 बच गया एक। अब हम पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर हम ऐसे डिवाइड करेंगे, तब जाके ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमें क्या देखना होता है, हमें इतना नहीं देखना होता, हमें सिर्फ इतना देखना है, बस इतना। यहाँ पे एक बच गया, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड ये नहीं हो रहा है। यहाँ पे आते हैं, 12 को डिवाइड करें, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये कार्बन 13 वाले की I की वैल्यू 0 के बराबर तो नहीं है। डन। और आता है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी अपनी कॉपी में मेंशन करिए। नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप 14 और होता है नाइट्रोजन 15, ठीक है। नाइट्रोजन पे बात करें, मतलब हम ज़रूरी नहीं जिनके आइसोटोप हों, जिनके नहीं हों हम उनकी भी बात कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मैंने ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। अब इसको देख सकते हैं, अब ये 14 से डिवाइड हो रहा है क्या, अरे सॉरी, ये 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, कम्प्लीटली नहीं हो रहा। 2 बचेगा कि नहीं, 4 3 12, तो 2 बच जाएगा, नहीं हो रहा। ये भी नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। ये 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पे I की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0, है ना। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे ये 0 आ गया, अभी हमने हाइड्रोजन की बात की थी, इसका क्या आ रहा था, 0 नहीं आ रहा था। इस वाले हाइड्रोजन का भी 0 नहीं आ रहा था, है ना। कार्बन 12 का तो I 0 आ रहा था, बट कार्बन 13 का I 0 नहीं आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये क्या है, 0 नहीं है, NMR एक्टिव, ठीक है। NMR एक्टिव 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 एक्टिव, ठीक। अब बचे ये दोनों, ये भाई साहब, इनका I 0 हो गया है, हो गया। ये IR इनएक्टिव, सॉरी NMR, IR नहीं, NMR इनएक्टिव, ठीक है। अभी एग्ज़ाम में सपोज़ क्वेश्चन दे दिया गया, कुछ भी, जैसे कुछ एटम्स दे दिए, कुछ भी लिख दिया, कार्बन 13, हाइड्रोजन 1, उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन 15 करके ऑक्सीजन 18, इस टाइप से कुछ एग्जाम्पल दे दिए गए एग्ज़ाम में और पूछ लिया कि इसमें कौन कौन NMR एक्टिव है। तो कैसे पता चलेगा, इनका जो न्यूक्लियर स्पिन है, सॉरी जो क्या कहते हैं, इनका जो मास है, न्यूक्लियस का मास, ये देखो जो मास की बात होती है ना, इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लेक्टेड ही होता है क्योंकि बहुत ही कम है। प्रोटॉन का मास हम जनरली देखते हैं, और क्या कहते हैं, प्रोटॉन और किसका देखते हैं, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो मास जब हम देखते हैं तो ये न्यूक्लियस में ही सारा मास प्रेजेंट होता है। तो मास नंबर जो है 4 से डिवाइड कर लेंगे, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया अगर तो I की वैल्यू 0, मतलब NMR इनएक्टिव। कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ तो I की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन्स NMR एक्टिव, ठीक है। तो इस वीडियो में तो हमने ये देखा NMR एक्टिव और NMR इनएक्टिव के बारे में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।